गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम पाठ 17 को पढ़ेंगे जो हमने रानी दुर्गावती से लिया है। आत्मगौरव की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा देने वाली वीरांगनाओं में गढ़मंडल की रानी दुर्गावती अत्यंत प्रसिद्ध है। इस वीर रानी ने शक्तिशाली सम्राट अकबर की सेना के कई बार दांत खट्टे किए और अंत तक युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की। रानी दुर्गावती के जीवन से साहस, देश प्रेम, स्वाभिमान, वीरता और आत्म बलिदान के गुणों की प्रेरणा मिलती है। तो आइए रानी दुर्गावती के जीवन की कहानी को हम आपके समक्ष अभी प्रस्तुत करते हैं। जिस समय अकबर की यश पताका हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक फहरा रही थी, उस समय जबलपुर के पास एक छोटे से राज्य गढ़मंडल में एक रानी के स्वातंत्र की अग्निशिखा भी दूर दूर तक अपना प्रकाश फैला रही थी। बड़े बड़े प्रतापी राजा जिस बल विक्रम को न सह सके थे, उसी बल विक्रम की अवहेलना गढ़मंडल की वह वीर नारी निडर होकर कर रही थी। वह वीरांगना थी रानी दुर्गावती, है ना, जो बड़े से बड़े शक्तिशाली राजा भी अकबर की यश पताका के आगे क्या थे, नतमस्तक थे, है ना, हारे हुए थे, कमजोर थे, झुके हुए थे। लेकिन उनकी बल विक्रम की भी अवहेलना करते हुए यानी अनदेखा करते हुए गढ़मंडल छोटा सा जो राज्य था उसकी वीरांगना रानी दुर्गावती कर रही थी। दुर्गावती कन्नौज के राजा चंदन राय की कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब उसके पिता ने राजपुताने के राजकुमारों में से योग्य वर की खोज का प्रयत्न किया, परंतु दुर्गावती गढ़मंडल के स्वामी दलपति शाह की वीरता पर मुग्ध थी, है ना, यानी उसकी बहादुरी पे वे मोहित थी। पिता को यह बात अच्छी न लगी। दलपति शाह ने जब यह समाचार सुना तब उसने बाहुबल से यानी अपने शक्ति से, है ना, अपनी बाजू की शक्ति से उस कन्या को प्राप्त करना चाहा। चंदन राय और दलपति शाह में घोर संग्राम हुआ, यानी भयंकर लड़ाई हुआ। अंत में विजय लक्ष्मी स्वरूपा दुर्गावती दलपति शाह को प्राप्त हुई। गढ़मंडल में पहुंचकर दुर्गावती और दलपति शाह का विधि पूर्वक विवाह हुआ। कुछ काल के अनंतर उनके वीर नारायण नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, यानी कुछ काल बाद, कुछ समय बाद। जिस समय वीर नारायण केवल 3 वर्ष का था, विकराल काल ने गढ़मंडल का राज सिंहासन सूना कर दिया, यानी राजा दलपति शाह जो थे वो परलोकवासी हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। अब रानी दुर्गावती अपना राजकाज स्वयं देखने लगी। वह प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखती। वह जानती थी कि किसी न किसी दिन मुगल सम्राट की दृष्टि उसके छोटे से राज्य पर अवश्य पड़ेगी, इसलिए वह अपनी सेना को भी सुसज्जित करती जाती थी, यानी सेना को भी तैयार करती जाती थी। दुर्गावती की योग्यता, उसकी तत्परता तथा प्रजावत्सलता की प्रशंसा अकबर के कानों में भी पड़ी, है ना। उनकी योग्यता के बारे में, तत्परता के बारे में और प्रजावत्सलता यानी प्रजा की प्रेम की प्रशंसा जो है वो अकबर के कानों तक भी जा पहुंची थी। उसके अधिकारियों ने उसे गढ़मंडल को अपने अधीन कर लेने की सलाह दी, है ना। अकबर के अधिकारियों ने उनको कहा कि गढ़मंडल को भी अपने अधीन कर लेना चाहिए, किंतु उदार हृदय अकबर ने ऐसा करना उचित न समझा। परंतु अधिकारियों के बार बार परामर्श देने पर अकबर तैयार हो गया। उसने आसफ खान नामक एक सरदार को गढ़मंडल पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। रानी दुर्गावती को जब यह समाचार मिला तब वह तनिक भी भयभीत नहीं हुई। सिंहनी के समान क्षुब्ध होकर उसने अपने क्षत्रियत्व का परिचय देना चाहा। वह जानती थी कि सम्राट अकबर के सम्मुख जय लाभ नहीं कर सकेगी, यानी जीत नहीं सकेगी। तथापि फिर भी आत्मसमर्पण की अपेक्षा रण क्षेत्र में प्राण देना ही उसने उचित समझा। रानी दुर्गावती के इस संकल्प को जानकर उसकी प्रजा भी अपनी स्वाधीनता के रक्षार्थ बद्धपरिकर हो गई, यानी वो अपनी
अपने फर्ज के लिए, है ना, उनकी प्रजा भी तैयार हो गई और देखते देखते 8 सहस्त्र अश्वारोही, है ना, उपस्थित हो गए, यानी 8,000। और रानी दुर्गावती तुरंगारूढ़ होकर अपनी सेना सहित संग्राम भूमि में उतर पड़ी, यानी अपने घोड़े पर सवार होकर। इधर आसफ खां को यह विश्वास था कि दिल्लीश्वर, यानी दिल्ली के उस समय जो सम्राट थे, दिल्ली पर भी उनका अधिकार था, कि प्रचंड प्रताप की ज्वाला से भयभीत होकर दुर्गावती आत्मसमर्पण कर देगी। ऐसा सोचना था आसफ खां का। यह समझकर उसने केवल 5 सहस्त्र अश्वारोही अपने साथ लिए, यानी केवल 5,000। रण क्षेत्र में रानी के सैनिक उत्साहित होकर शत्रुओं को काटने लगे। विपक्षी भाग निकले और आसफ खां तो बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाने में समर्थ हुआ था, है ना। बहुत मुश्किल से वो अपने प्राण बचाकर भाग खड़ा हुआ। आसफ खां के पलायन का समाचार सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुआ, है ना। अकबर बहुत ही लजा गया, शर्मिंदा हो गया। उसने 1.5 वर्ष के अनंतर विपुल सैन्य के साथ आसफ खां को फिर गढ़मंडल पर आक्रमण करने के लिए भेजा, है ना, सिर्फ 1.5 वर्ष के अंतर पे। इस बार भी रानी दुर्गावती की सेना ने पूर्ववत, यानी पहले की तरह ही प्रचंड बल विक्रम का प्रदर्शन किया और रानी की क्रोधाग्नि में शत्रु सेना पतंग के समान भस्म हो गई। पतंग यानी कीड़े मकोड़ों की तरह। आसफ खां को दूसरी हार से अत्यधिक लज्जा हुई, है ना। ये बहुत ही लजा गया, बहुत ही वो संकोचित हो गया, शर्मिंदा उठाना पड़ा उसको, क्योंकि ये दूसरी बार भी हार गया था। उसने इस रूप में अकबर को मुंह दिखाना उचित न समझा। अब उसे कूटनीति का मार्ग ही उचित जान पड़ा। कूटनीति यानी कि धोखा से एक दूसरे को लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना, है ना। उसने गढ़मंडल में विश्वासघात का बीज बोया। जो भी सैनिक थे उनके बीच में उन्होंने धोखा फरेब, है ना, विश्वासघात का बीज जो है रोप दिया, यानी फूट डाल दी। रानी के सैनिकों में फूट पड़ गई। अब उसने जान लिया कि युद्ध में विजय की कोई आशा नहीं है ना। रानी ने जान लिया था कि किसी प्रकार अब विजय की कोई भी आशा नहीं है। फिर भी वह आसफ खां के साथ युद्ध करने से विरत न हुई, यानी अलग न हुई, है ना। इस बार आसफ खां की सेना अपरिमित थी, यानी कोई गिनती नहीं थी कितनी सेना थी। बड़ा लोमहर्षक युद्ध हुआ, है ना। बहुत ही लोमहर्षक युद्ध हुआ, जिसमें बहुत ही ज्यादा हानि होता है, रोमांचकारी जो युद्ध होता है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसा भयंकर युद्ध हुआ। उसी समय उसने देखा कि उसका 14 वर्षीय वीर पुत्र वीर नारायण घायल होकर घोड़े से गिर गया है। रानी विचलित न हुई, है ना, थोड़ा भी वो घबराई नहीं। उसकी सेना के कई पुरुषों ने वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर रानी से प्रार्थना की कि वह अपने प्रिय पुत्र का अंतिम दर्शन कर ले। लेकिन रानी ने उत्तर दिया, यह समय पुत्र से मिलने का नहीं है। मुझे हर्ष है कि मेरे पुत्र ने युद्ध में वीर गति पाई। अब मैं उससे देवलोक में ही मिलूंगी, क्योंकि रानी को तो मालूम था कि किसी कीमत पे अब उसके भी प्राण बचने वाले नहीं हैं, वो भी वीर गति को ही प्राप्त होगी। तो उसने कहा कि मैं अपने पुत्र से देवलोक में ही मिलूंगी। अंत में रानी ने देखा कि वैरियों द्वारा, यानी दुश्मनों के द्वारा पकड़े जाने का भय है। तब गढ़मंडल की ओर देखकर उसने अपने ही खड्ग, यानी अपनी ही तलवार के द्वारा अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। रानी के मृत शरीर को उसके सैनिकों ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, जहां अपने पुत्र के साथ उनकी अंतिम क्रिया हुई, यानी माँ बेटे का दोनों का एक ही साथ अंतिम संस्कार किया गया। रानी ने अपने प्राणों की बलि दे दी, परंतु स्वाभिमान और देश के सम्मान पर आंच न आने दी, है ना। अगर इनको बंदी बना लिया जाता, इनको किसी भी तरह से ये किया जाता, बेइज्जत किया जाता, है ना, इनकी शारीरिक, इनको मानसिक प्रताड़ना दी जाती, तो क्या होता, देश के सम्मान पर आंच आने वाली बात हो जाती। किंतु उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस तरह से अपने देश को लज्जित होने से बचा लिया। भारतीय नारियों की वीरता के कार्यों का स्मरण होते ही बड़े बड़े वीरों को भी दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है।
तो बच्चों, ये कहानी अपने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ जो कहानी था वो अभी आपने पढ़ा। इसकी शब्दार्थ को भी आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा और इसके प्रश्न उत्तर को भी बढ़िया से याद करके एग्जाम की तैयारी में कोई भी तरह का कोई त्रुटि न रह जाए, ये ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।